अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड मेंबर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ वर्ब्स। व्हाट आर वर्ब्स? वर्ब्स आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब एक्शंस, के ऐसे वर्ड्स, ऐसे अल्फाज जो एक्शंस को डिस्क्राइब करते हैं या किसी काम के होने का बताते हैं। ठीक है, कि कोई काम हो रहा है, हो गया है या होगा। तो ये जो किसी काम के होने के बारे में कोई लफ्ज़ बताते हैं, तो वो लफ्ज़ या वो अल्फाज हमारे क्या कहलाते हैं? वर्ब्स कहलाते हैं। तो वर्ब्स की आगे मज़ीद 4 टाइप्स हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप के बारे में अगर डिस्कस करें तो फर्स्ट टाइप इज़ डायनेमिक वर्ब्स और एक्शन वर्ब्स। तो डायनेमिक वर्ब्स या एक्शन वर्ब्स कौन से होते हैं? ऐसे कोई भी वर्ब्स जो कि मूवमेंट बताएं, चेंजिंग्स के हवाले से बताएं, प्रोग्रेसिवनेस के बारे में बताएं या कॉन्टीन्यूटी के हवाले से बताएं। ठीक है, तो इनके साथ एक और बात है कि इनके साथ आईएनजी का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, यानी कि जस्ट लाइक सिंग, सिंग के साथ आईएनजी, सिंगिंग। ठीक है, तो ये कॉन्टीन्यूटी के हवाले से बता रहे हैं। तो ऐसे वर्ड्स जिनमें कोई मूवमेंट हो, कोई एक्शन हो, तो वो हमारे कौन से वर्ब्स कहलाते हैं? डायनामिक और एक्शन वर्ब्स। तो इसमें एग्जांपल्स अगर मैं बताऊं, वॉकिंग, रनिंग, सिंगिंग, रीडिंग, स्लीपिंग। ठीक है, तो ये जितने भी आईएनजी वाले वर्ड्स हैं ये आपके डायनामिक या एक्शन वर्ब्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आ जाता है, नेक्स्ट टाइप इज स्टेटिव वर्ब्स। तो स्टेटिव वर्ब्स को स्टेट भी कह सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि ये स्टेट वर्ब्स भी हो सकते हैं और स्टेटिव वर्ब्स भी हो सकते हैं, क्योंकि ये किसी भी चीज़ की स्टेट के हवाले से बताते हैं, उसके एग्जिस्टेंस के हवाले से बताते हैं, बजाय उसके एक्शन के। ठीक है, यानी कि इसमें एक्शन परफॉर्म नहीं होता, बट उस चीज़ की स्टेट या उसकी एग्जिस्टेंस को डिस्क्राइब करते हैं। जस्ट लाइक टू लव, टू थिंक, टू फील। ठीक है, तो ये कौन से हैं? ये जस्ट स्टेट बता रहे हैं, उस चीज़ की एग्जिस्टेंस बता रहे हैं, बट उसका एक्शन नहीं बता रहे। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स कौन से होते हैं? स्टेटिव वर्ब्स। नेक्स्ट टाइप इज़ ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स के हवाले से अगर मैं बताऊं तो ये आप कह सकते हैं कि इमदादी फ़ेल होते हैं, कि कोई काम कब हुआ था। ठीक है, कोई काम कब हुआ था, जो ऐसे अल्फाज जो ये इस चीज़ को बताते हैं, इस चीज़ के हवाले से डिस्क्राइब करते हैं, तो वो हमारे कौन से होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स। दीज आर यूज टू चेंज अनदर वर्ब्स मूड, वॉइस और टेंस। तो ये किसी दूसरे वर्ब के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं और उस वर्ब के हवाले से बताते हैं, उसके मूड के हवाले से बताते हैं, उसकी वॉइस चेंज करने के लिए, या फिर जस्ट लाइक एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस जो हमारे पास होते हैं। और उसका टेंस जो हम अक्सर होता है ना कि प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में ले जाते हैं या फ्यूचर टेंस को प्रेजेंट टेंस में ले आते हैं, तो ये जो कन्वर्जन होती है ना, ये किसकी वजह से होती है? ये ऑक्सिलरी वर्ब्स की वजह से होती है। ठीक है, तो इसमें मैं अगर बताऊं एग्जांपल्स के हवाले से, बी, हैव, डू। और इसके अलावा जस्ट लाइक प्रेजेंट टेंस में हम कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं? इज़, आर, एम। ठीक है, तो ही इज़ वेटिंग। तो इज़ हमारा क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हो गया। पास्ट में वाज, वर। फ्यूचर में विल, शैल। ठीक है, तो ये हमारे कुछ हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। इसके अलावा इसकी मज़ीद सब टाइप्स के हवाले से अगर मैं बताऊँ, तो इसमें कुछ एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, जस्ट लाइक बी, हैव, डू। ठीक है, तो आप लोगों को शायद नहीं पता होगा कि बी की जो प्रेजेंट फॉर्म है वो कौन सी है? इज़, एम, आर। कि हम जो प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं ना, इज़, एम, आर, वो एक्चुअली बी की प्रेजेंट फॉर्म होती है, और ये इरेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं। और इसके अलावा जो है, ये जो हमारे टेंसेस होते हैं, जितने भी तीनों टेंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इनकी फॉर्मेशन के लिए या इनको एक टेंस से दूसरे टेंस या एक वॉइस से दूसरे वॉइस में चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक हो गया? तो नीचे में आप लोगों को ये टेबल गिवन है, ये आप लोग इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ बी की, कि बी की फॉर्म्स कौन कौन सी? अगर हम प्रेजेंट में देखें तो इसका होगा इज़, एम, आर। पास्ट में अगर देखें तो वाज, वर। एंड फ्यूचर में इसका आता है विल एंड शैल। ठीक है, तो ये बेसिकली तीनों जो टेंसेस की फॉर्म्स होते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ये बी के वर्ब्स होते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हैव। तो हैव इज़ ऑल्सो यूज एज ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब। तो इसमें इसको भी आप ऑक्सिलरी वर्ब या फिर मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको मैं दोनों की एग्जांपल आपको बताती हूँ।
तो हैव तब हम करते हैं जब कोई काम ख़त्म हो चुका हो, जब कोई काम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया हो, ठीक है। अब इसको ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर कैसे इस्तेमाल करेंगे, आई हैव ईटन, कि मैंने खाना खा लिया है, काम ख़त्म हो गया। अब मेन वर्ब के तौर पे कैसे रखेंगे, आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है। अब गाड़ी हम लोगों ने ले ली है, ठीक है, तो फिर मेरे पास एक गाड़ी है। तो यहाँ पर जब वो आपकी अथॉरिटी को बयान करेगी तो वो आपके मेन वर्ब्स कहलाएंगे। और लेकिन जस्ट एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पर जब आप इस वर्ड को यूज़ करेंगे तो वो आपका ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएगा, ठीक है। तो हैव किसके साथ यूज़ होता है, आई, वी, दे, यू और किसी भी प्लूरल के साथ। और हैज़ किसके साथ यूज़ होता है, ही, शी, इट या किसी भी सिंगुलर के साथ। और हैड किसके साथ यूज़ होता है, हैड आप हमेशा पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। तो इसके अलावा नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डू के हवाले से। तो डू जो है वो भी आप ऑक्सिलरी वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और उसको मेन वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि दोनों तरह से आपका ऑक्सिलरी वर्ब जो डू है वो यूज़ हो सकता है। तो इसको ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जस्ट लाइक डू यू लाइक मैंगोज़, कि क्या आपको मैंगोज़ पसंद हैं, क्या आपको आम पसंद है। लेकिन एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जब आपके पास पॉजिटिव सेंटेंस होगा, आई लाइक मैंगोज़, ठीक है, तो इसमें आई लाइक मैंगोज़ में आपका कोई भी हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जब आप इसको नेगेटिव बनाएंगे या इंटरोगेटिव यानी कि मनफी या सवालिया जुमला जब आप बनाएंगे तो उस टाइम आपका डू यूज़ होगा। जब किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना हो तो उस सेंटेंस को मनफी या सवालिया जुमला बनाने के लिए आप डू का इस्तेमाल करते हैं। जस्ट लाइक नीचे एग्जांपल है, आई लाइक स्वीट, मुझे स्वीट पसंद है या मुझे मिठाई पसंद है। तो यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ही डू नॉट लाइक स्वीट या ही डोंट लाइक स्वीट, ठीक है। तो यहाँ पर देखें डू आ गया। डू यू लाइक स्वीट, तो यहाँ पर भी क्या है, डू आ गया, क्योंकि यहाँ पर इस जुमले में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था। नेक्स्ट हम बात करते हैं डू डज। तो आपको एक बात बता दूं कि डू और डज की सेकंड और थर्ड फॉर्म डिड होती है। डू डिड डिड, डज डिड डिड, ठीक है। तो ये सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होती है डू या डज की। तो इसको जो है हम मेन वर्ब के तौर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब के तौर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेन वर्ब का कैसे होगा, आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करती हूँ, ठीक है। तो डू माई वर्क। इसके बाद आगे डज शी डू हर वर्क, तो क्या वो अपना काम करती है। अब डज ये क्या है, हमारा फर्स्ट पर आ रहा है तो ये है ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। डज शी डू, अब यहाँ पर देखिए फिर से डू आ गया। तो डू हम यहाँ पर करने को कर रहे हैं, यहाँ पर वो वर्ब के तौर पे सॉरी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि वो किसी काम के करने को दिखा रहा है, ठीक है। तो जो भी ऐसा जुमला होता है जिसके अंदर दो तरह के आपको लगता है कि दो हेल्पिंग वर्ब्स आ गए, तो वो ऐसा नहीं होता। हेल्पिंग वर्ब एक ही होता है, बट जो दूसरा होता है जो जुमले के अंदर इस्तेमाल हो रहा है वो उसका मेन वर्ब होता है, यानी कि वो किसी ना किसी एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है। तो वहाँ यहाँ पर डू क्या है, हमारा मेन वर्ब है। इसके बाद जाते हैं विल। विल जो है उसको हम जस्ट ऑक्सिलरी वर्ब की यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं और वो भी जस्ट फ्यूचर के लिए, ही विल प्ले, ठीक है। तो ये जस्ट फ्यूचर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बाकी किसी टेंस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं मॉडल वर्ब्स। तो मॉडल वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो किसी दूसरे वर्ब या वर्ब की कैपेबिलिटी, पॉसिबिलिटी या नेसेसिटी को शो करते हैं, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स कौन से होते हैं, मॉडल वर्ब्स होते हैं। और ये कितने होते हैं, ये 9 इन नंबर होते हैं, मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड एंड मस्ट। बट ये जो वर्ड ऑट मैंने लिखा है तो ये भी काफ़ी लोग कहते हैं कि ये भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में यूज़ होता है, यानी कि मॉडल वर्ब में यूज़ होता है। बट कॉमनली अगर आपसे पूछा जाए तो वो 9 ही होते हैं। ऑट को काफ़ी लोग नहीं काउंट करते कि वो एक मॉडल वर्ब है। तो इसी तरह से इसके अगर मैं आपको बताऊं मॉडल वर्ब के हवाले से, तो इसमें माइट कब यूज़ होता है, माइट एक तो यूज़ होगा आपका जब पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। शी माइट बी ईटिंग लंच, कि वो खाना खा रही होगी। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि शायद वो खाना खा रही हो, आपको एग्जैक्ट नहीं पता। नेक्स्ट हो जाता है मे आपका एक तो पॉसिबिलिटी के तौर पे यूज़ होगा और दूसरा आपका परमिशन के तौर पे यूज़ होगा।
ठीक है। द टीचर मे बी लेट टुडे, कि हो सकता है कि टीचर लेट हो जाए। मे आई लीव नाउ, कि आप इजाज़त मांग रहे हैं कि क्या मैं यहाँ से चला जाऊँ या चली जाऊँ। ठीक है। इसके बाद आ जाता है मस्ट। मस्ट होता है प्रोबेबिलिटी या लॉजिकल एजम्पशन के लिए। इसके अलावा नेसेसिटी को शो करते हैं। और थर्ड वन इज प्रोहिबिटिशन को कहता है। जस्ट लाइक फर्स्ट को देखें, शी मस्ट बी स्टक इन ट्रैफिक, कि हो सकता है कि वो ट्रैफिक में फंस गई हो। आई मस्ट गो होम राइट नो, मुझे अभी घर जाना चाहिए, कि नेसेसिटी है। ठीक है, मुझे अभी घर जाना चाहिए। और प्रोहिबिशन में किस तरह होगा, यू मस्ट नॉट स्मोक हियर, कि तुम्हें यहाँ स्मोक नहीं करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट रहता है विल। विल यूज होता है फ्यूचर टाइम के लिए। सेकंड यूज होता है प्रॉमिस या विलिंगनेस के लिए। और थर्ड ये यूज होता है किसी पोलाइट क्वेश्चन को पूछने के लिए, यानी कि होता है कि आज जाना तौर पर आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं किसी से। ठीक है, तो इन तीन चीज़ों के लिए विल यूज होता है। जस्ट लाइक फ्यूचर टाइम के लिए यूज होगा आई विल लीव एट 7 o'clock। इसी तरह से प्रॉमिस या विलिंगनेस, आई विल हेल्प यू, प्रॉमिस किया है या विलिंग हुई है कि हाँ आमादा हुआ है कि ठीक है मैं आपकी मदद करूंगी। नेक्स्ट आ जाए तो पोलाइट क्वेश्चन, विल यू हेल्प मी। अब आप किसी से मदद लेते हैं तो आप कितने आहिस्ता और धीमी आवाज़ में पूछते हैं कि क्या आप मेरी मदद करेंगे। ठीक है, तो विल क्या है, वो पोलाइट क्वेश्चन के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वुड। तो वुड के हवाले से अगर मैं बताऊं तो वुड इज़ यूज फॉर पोलाइट क्वेश्चन एंड द सेकेंड वन इज़ फॉर इन्विटेशंस, प्रेफरेंसेस और डिज़ायर्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, वुड यू हेल्प मी। इसके बाद आ जाता है आई वुड लाइक अ कप ऑफ टी, कि मैं एक चाय का कप लेना पसंद करूँगा। ठीक है, तो ये प्रेफरेंस आ गई है। वो सॉरी ये डिज़ायर आ गई कि उसकी ख्वाहिश है कि वो एक कप चाय का पीना पसंद करेगा। नेक्स्ट है वुड यू प्रेफर एप्पल्स और ऑरेंजेस। तो यहाँ पर प्रेफरेंस आ गई है कि आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ पर प्रेफर कर रहे हैं, कि दो चीज़ों का मवाजना कर रहे हैं कि आप एप्पल्स लेंगे या ऑरेंजेस लेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कैन। तो कैन जो है ये यूज़ होता है फोर चीज़ों के लिए, फोर थिंग्स के लिए। फर्स्ट फॉर एबिलिटी, सेकंड इज़ फॉर सजेशन और ऑप्शन, एंड द थर्ड वन इज़ इम्पॉसिबिलिटी, एंड द फोर्थ वन इज़ रिक्वेस्ट। फर्स्ट एबिलिटी, कि कोई एबिलिटी आप लोगों ने ज़ाहिर करनी हो, कोई अपने बारे में आप लोगों ने बताना हो या किसी के बारे में बताना हो। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, आप अपनी एबिलिटी बता रहे हैं। ठीक है। सजेशन और ऑप्शन, यू कैन कॉल हिम टुमारो, कि आप उसको कल कॉल कर लेना। नेक्स्ट आ जाता है इम्पॉसिबिलिटी, कि नामुमकिन कोई चीज़ हो। दैट कांट बी हर, कि ये उसकी नहीं हो सकती, हम कहते हैं ना कि ये तो उसकी हो ही नहीं सकती, तो वो इम्पॉसिबिलिटी में आ जाता है। रिक्वेस्ट, कैन यू हेल्प मी, कि जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कैन यू हेल्प मी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कुड। तो कुड भी जो है वो हमारा फोर थिंग्स में यूज़ होगा। ठीक है। फर्स्ट वन इज़ पास्ट एबिलिटी, कि कोई पास्ट की आपने चीज़ बताना हो कि ये मेरी पास्ट की एबिलिटी है, ये मेरी सलाहियत थी पास्ट की। ठीक है। पोलाइट क्वेश्चंस के लिए पॉसिबिलिटी या इम्पॉसिबिलिटी दोनों चीज़ों के लिए हो सकता है। और इसके बाद सजेशन के लिए भी, कि आप किसी को कोई चीज़ सजेस्ट करना चाहें तो उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जस्ट लाइक फर्स्ट वन इज़ आई कुड डू ट्रिग्नोमेट्री 5 years ago। ठीक है, तो ये आप अपनी पास्ट एबिलिटी के बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कुड आई कॉल यू। तो ये पोलाइट क्वेश्चन है, आप कहते हैं क्या मैं आपको कॉल कर सकता हूँ, ये क्या मैं आपको कॉल कर सकती हूँ, तो बड़ा उस टाइम हमारा धीमा सा लहजा होता है, तो ये पोलाइट क्वेश्चन में आ जाएगा। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी या इम्पॉसिबिलिटी, जैसे ऊपर मैंने बताया था कि शी कुडंट बी हेयर, कि वो यहाँ नहीं हो सकती। ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है सजेशन। तो यू कुड ट्राई डूइंग दिस, कि आपको ये आजमाना चाहिए या आपको ये करना चाहिए, तो ये आप किसी दूसरे बंदे को सजेशन दे रहे हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं फ्रेजल वर्ब्स। तो फ्रेजल वर्ब्स के हवाले से अगर मैं बात करूं तो फ्रेजल वर्ब्स ऐसे वर्ब्स को कहते हैं जो phrases that act as a single verb usually consist of a verb and a proposition, के ऐसे words, ऐसे अल्फाज जो किसी एक verb और एक proposition के मिलने से बने। ठीक है, एक verb और एक preposition के मिलने से जो एक लफ्ज़ बनेगा वो क्या होंगे, आपके phrasal verbs कहलाएंगे। just like calm down, come across, wake up, deal with। ठीक है, the light goes out। तो ये क्या है, गोज अब आपका क्या है, वर्ब है, एंड आउट आपका प्रीपोजिशन है। काम ये क्या है आपका
वर्ब एंड डाउन इट्स अ प्रपोजिशन. सो जस्ट लाइक दिस. इसमें अगर हम इसको मज़ीद एक्सप्लेनेशन में देखें तो इसके अलावा ये भी एक चीज़ बता दूं, जस्ट लाइक लुक आउट. ठीक है, तो लुक आउट अगर इसको किसी जुमले में इस्तेमाल किया जाएगा तो ये ऐसे फ्रेजल वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको आप अगर अलग अलग पढ़ें उसी जुमले के अंदर, यानी कि उनमें से किसी एक वर्ड को आप ना लिखें, तो वो आपका मीनिंग टोटली चेंज हो जाएगा. जस्ट लाइक नीचे देखें टर्न ऑन. तो टर्न का मतलब क्या होता है? रोटेट करना, घुमाना. ऑन टू एक्टिवेट अ फंक्शन, कि किसी फंक्शन को एक्टिवेट करना. सो टर्न ऑन का मतलब होगा टू एक्टिवेट अ फंक्शन. ठीक है, लेकिन जस्ट टर्न का मतलब होगा रोटेट. आई टर्न द टीवी, मैंने टीवी को घुमाया. ये कोई एक बात नहीं है, कोई लॉजिकल बात नहीं है, बट आप कहेंगे आई टर्न ऑन द टीवी, तो इसका मतलब क्या है कि आपने टीवी का फंक्शन एक्टिवेट किया और उसकी वजह से टीवी चलना शुरू हो गया. ठीक हो गया. तो इसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि जितने भी फ्रेजल वर्ब्स हैं उनमें सबके बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, सबके डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं. जस्ट लाइक नीचे दो एग्जांपल्स हैं. टेक ऑफ. अब टेक ऑफ को दो तरह से आप यूज़ कर सकते हैं. टेक ऑफ एक होता है रिमूव के लिए, ठीक है, किसी चीज़ को हटाने के लिए, और दूसरा होता है फ्लाइट के लिए या लीव करने के लिए. टेक ऑफ योर जैकेट, अपनी जैकेट उतारें, तो यहाँ पर टेक ऑफ किसके लिए यूज़ हो रहा है? रिमूव के लिए. एंड द सेकंड वन इज़ द प्लेन टेक्स ऑफ सून, कि जहाज़ बहुत जल्दी उड़ता है या फ्लाई कर जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर फ्लाइट के हवाले से है या लीव के हवाले से. नेक्स्ट हम बात करते हैं सम फ्रेजल वर्ब्स आर सेपरेटेबल, लेकिन कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब्स होते हैं जिनको हम एक ही जुमले के अंदर उनको सेपरेट सेपरेट करके भी लिख सकते हैं. जस्ट लाइक आई पुट ऑन माई ड्रेस, मैंने अपना सूट या अपनी ड्रेस पहनी. आई पुट माई ड्रेस ऑन, तो मैंने अपने सूट पहना. बात दोनों की एक ही है, इनका मज़ीद जो है इनका जो है मतलब चेंज नहीं होगा. तो इसके अलावा जो है अगर आप किसी वर्ब को मज़ीद जैसे कहते हैं ना कि उसको ब्यूटीफाई करने के लिए या उसको मज़ीद इनफॉर्मल बनाने के लिए, जैसे हम गपशप के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए भी आप अपने प्रपोजिशंस को ऐड कर सकते हैं किसी वर्ब के साथ. जस्ट लाइक ईट योर डिनर, अपना खाना खाओ. ईट अप योर डिनर, तो ये थोड़ा सा क्या है, मॉडर्न टाइप लगता है. तो ईट अप योर डिनर, तो आप इसको अप यूज़ कर रहे हैं इसके साथ, ये एक प्रपोजिशन है बट इसका मीनिंग चेंज नहीं होगा. सिट एट द टेबल, के मेज़ पर बैठो, यानी कि खाने वाली मेज़ पर बैठो. सिट डाउन एट द टेबल, तो बात यानी कि फिर भी वही है, इसमें कोई इनका मीनिंग चेंज नहीं होगा. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वर्ड एक यूज़ होता है टू ब्रेकअप. ठीक है, इसी तरह से अगर हम ब्रेकअप के हवाले से बात करें तो ब्रेकअप की भी दो तरह से इस्तेमाल आप इसको कर सकते हैं. एक आप किसी रिलेशनशिप को कह सकते हैं, और दूसरा जो है आप इसको हॉलीडेज़ के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं. ये फर्स्ट वन है टॉम एंड जेरी हैव ब्रोकन अप, कि टॉम एंड जेरी का रिश्ता टूट गया. ठीक है, तो वो कहता है ना कि मेरा ब्रेकअप हो गया, तो वो वही वाला ब्रेकअप है, यानी कि रिश्ता टूटना. एंड द सेकंड वन इज स्कूल ब्रेक्स अप नेक्स्ट वीक, के अगले स्कूल की अगले हफ्ते छुट्टियां ख़त्म होंगी. ठीक है, तो यहाँ पर ब्रेकअप का मतलब होता है छुट्टियां ख़त्म होना. नेक्स्ट इसी तरह से आ जाता है कैरी ऑन, मतलब जारी रखना. कम ऑन, जल्दी करो, या हरी हरी के इसमें यूज़ कर सकते हैं, हरी अप. ठीक है, फाइंड आउट, टू डिस्कवर समथिंग, और टू बिकम अवेयर ऑफ, तो इसको भी हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं. जस्ट लाइक गेट ऑन या अलोंग, गेट ऑन या गेट अलोंग दोनों का मतलब होता है इन गुड रिलेशनशिप. ठीक है, ग्रो अप. अब ग्रो अप ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है बिकम एन एडल्ट, के एक बालिग इंसान बनना, बट इसको भी आप दो तरह से यूज़ कर सकते हैं. आई ग्रू अप इन विलेज, कि मैं गांव में बड़ी हुई. ठीक है, या आप कह सकते हैं यू मस्ट ग्रो अप, कि आपको बड़ा हो जाना चाहिए. जब आप किसी को कहते हैं ना डांटते हुए कि यू मस्ट ग्रो अप, आपको बड़ा हो जाना चाहिए, तो ये इसको भी आप दो तरह से यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लुक आफ्टर. लुक आफ्टर मीन केयर फॉर. पिकअप, इट मीन्स आंसर इट या कलेक्ट. ठीक है, पिक अप द फोन, और काइंडली कलेक्ट मी फ्रॉम माई होम, या काइंडली कलेक्ट दीज स्टैम्प्स. तो ये क्या है, इसका मतलब होता है कि आप इसको दो तरह से यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, सॉरी, यहाँ पर आप कह सकते हैं पिकअप द फ़ोन, यानी कि आप कॉल को जो है आंसर करें. ठीक है, और दूसरा आप कह सकते हैं काइंडली पिक अप मी फ्रॉम माय होम, कि मुझे मेरे घर से ले लेना. तो ये क्या होता है, कलेक्शन करना, किसी चीज़ को इकट्ठा करना या उसको उठाना. नेक्स्ट है रन आउट. तो रन आउट का मतलब होता है बिकम एम्प्टी और फिनिश. माई मोबाइल्स बैटरी हैज़ रन आउट, कि मेरे मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई है. थ्रो अवे. तो थ्रो अवे क्या होता है, पुट इन द बिन,
डस्टबिन में फेंकना, प्लीज़ थ्रो अवे दिस रबिश, कि इस गंदगी को फेंक दो, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ एक वर्ब्स और उनकी टाइप्स।